बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले कोई क्वेश्चन कल के लिहाज से जो पढ़ा था उसके हवाले से, यू हैव एनी क्वेश्चन? कल बेसिक तारीफ ही था जो हमने पढ़ा था, आज हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? अंजलि, आप बहुत एक्टिव थी, आपने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, क्या बात है? जी, आवाज आ रही है कि नहीं? तो आवाज में तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे? सब लोगों तक आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? यस सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कल जब यस हम जी जी यस सर, वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये सवाल किसने पूछा है? जी, इरम ने पूछा है। जी सर। बेटा, ये तो मुझे पूछना चाहिए था आपसे। आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो सीधा सीधा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और मैं तो केमिस्ट नहीं हूँ। ये तो आप पढ़ के आए हुए हैं अपनी केमिस्ट्री में। सर भूल गया हुआ है, इसलिए पूछा था। चलो मैं बता देता हूँ। मरकरी को सामने रखें। मरकरी एक फ्लूइड है, आप उसको हाथ लगाएं या उसको शीशे के साथ डिप, वो किसी से चिपकेगा नहीं, वो वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। पानी को हाथ लगाएं या पानी को और कुछ टच करें तो पानी चीजों को गीला कर देता है। ये वेटिंग और नॉन वेटिंग है। इनका बिहेवियर है स्पेशल। ये लफ्ज भी केमिस्ट्री का ही है। क्या आपने कैपिलरी एक्शन का लफ्ज पढ़ा हुआ है? एनीवन क्लास में? यस बाकी लोग कैपिलरी एक्शन समझते हैं क्या होता है? यस कैपिलरी सर। एक्शन को ही हम कैपिलरिटी भी कहते हैं। याद रखिए कि जब आप एक कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, अगर वो फ्लूइड वेटिंग फ्लूइड है तो वो राइज कर जाएगा, अगर नॉन वेटिंग है तो वो राइज नहीं करेगा बल्कि डिप्रेस हो जाएंगे, कैपिलरी में लेवल से नीचे करेगा। इसका ताल्लुक ओके हमारे सर। आज के, ये आपने जो क्वेश्चन पूछ लिया है, ये इरम आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं क्योंकि माइक आपका ऑन है। जी, ये बात कहाँ चलेगी? जी, बात हो रही थी कि आज आपने चूंकि जो क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है आपने टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, जो कि किसी ना किसी बुक ने ये मेंशन किया होगा। हर बुक में चीजें नहीं मिलती हैं। याद रखिए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं होता कि एक चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी और बुक में भी अवेलेबल हो। मुख्तलिफ बंदों के पास मुख्तलिफ बुक्स हो सकती हैं। बहरहाल, जो आपने सवाल पूछा है इसका ताल्लुक हमारे आज के टॉपिक के साथ भी है। बोला था मसला है कि आपकी बुक में जो बुक आप पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चों को डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं, वो मेंशन है कि नहीं है। बहरहाल, इरम के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। हमारा जो आज असल क्वेश्चन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ज़ाहिर है कि मोस्टली जो पौधे पानी अब्जॉर्ब करते हैं रूट से करते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड फिर नोट कर लीजिएगा। Agarche most plants absorb water with help of roots, but some plants are capable of absorbing water from other surfaces. For example, some plants can absorb water from their leaves, stem, and even flowers, etc. लेकिन चूंकि जो कुछ हमने डिस्कस करना है आगे डिटेल, हमने सिर्फ रूट्स के रेफरेंस से एब्जॉर्प्शन को, चूंकि मेजॉरिटी प्लांट्स में रूट के जरिए ही एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसका बहुत सा बैकग्राउंड चाहिए होता है, और मैं वही बैकग्राउंड ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये बैकग्राउंड खासा अहमियत का हामिल है, लंबा चौड़ा है। इसमें जो हमारा पहला सब हेडिंग होगा वो सॉइल वाटर होगा, मिट्टी और मिट्टी के अंदर मौजूद पानी। चूंकि आप जानते हैं, बात से वाकिफ हैं कि प्लांट्स बेसिकली जमीन में ही ग्रो करते हैं, और जब ये मैं मैसेज दे रहा था जी। अंदलीप, क्या हुआ बेटा आपको? अंदलीप, मैंने मैसेज चेक किया आपका। बेटा क्या बात है, तबीयत क्यों खराब हुई है? चलो, सर बहुत ज्यादा दांत में दर्द है और उसके बाद टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हुआ है, तो आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है और बुखार बार बार तेज हो रहा है, इसलिए नहीं बोला जा रहा। चलो मैं आपको 2-3 मशवरे देता हूँ। दांत में दर्द आपकी जो निकल रही है, अगल दांत निकल रही है? आखिरी दांत में दर्द है, नहीं लास्ट? सर,
सर सेकंड लास्ट है तो उसमें फिलिंग करवा रही हूँ, तो उस वजह से मेडिसिन भी बहुत ज्यादा सख्त है, स्टमक भी डिस्टर्ब है। हाँ चलें, पहले चूँकि जरा नॉलेज की चीज़ है जो मैं बता देता हूँ कि आपके लिए बहुत एक आसान सा और बहुत अहम सा नुस्खा है, वो है गार्गल। पानी में नमक डाल के गार्गल करें, वो इफेक्टिव होते हैं। और ये गार्गल जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए, क्योंकि जब बॉडी में जरासीम जाते हैं तो गले में सबसे पहले वो उसी को इफेक्ट करते हैं। ये और बुखार के लिए सिंपल मेडिसिन पैनाडोल, इसके अलावा कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है पैनाडोल के अलावा। एंटीबायोटिक मजबूरी होती है, क्योंकि जब आप फिलिंग करवाते हैं तो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो गड़बड़ वाले होते हैं, तो एंटीबायोटिक खाना तो मजबूरी होती है। लेकिन अब उसका कोई और हल नहीं है, इसलिए ऐसे ही बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। स्टीम, अपने गले को स्टीम भी दे सकते हैं, स्टीम बहुत इफेक्टिव होती है जरासीम को मारने के लिए। जी, हम वापस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है और ये बेसिक्स में आएगा, वो लफ्ज़ है सॉइल वाटर, मिट्टी और मिट्टी के अंदर मौजूद पानी। इसका ताल्लुक बेसिकली इकोलॉजी के साथ है। इकोलॉजी हमारा दूसरा पोर्शन है, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी दो पोर्शंस हैं। लेकिन वो जो बहुत सी टर्म जो इकोलॉजी में एक्सप्लेन होनी है, उनको जस्ट मेंशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि हम उसी के बेस पे इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व। नंबर 1, ज़हन में कंसेप्ट लाइए कि बारिश हो रही है, बहुत सी बारिश हुई। जब बारिश होती है, अगर ज़्यादा बारिश हुई हो तो ये भी हो सकता है कि ज़मीन के ऊपर पानी खड़ा हो जाए। अगर जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि पानी का ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर नहीं होता, थोड़ी सी बारिश होकर भी पानी खड़ा हो जाता है। ये पहला स्टेप। अब वो जो बहुत सा पानी है वो पौधे के लिए कोई मुफीद नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गया? जी, ये मेरे नेट में मसला था। जी, बात किधर चली गई? बात हो रही थी कि जब बारिश हो तो बहुत सा पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो खड़ा हुआ पानी किसी खास सीमित काम वाली है। कुछ पानी तो फ्लो कर जाता है ज़मीन के ऊपर से, कुछ पानी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नीचे का मतलब है मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो स्पेसेस हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पानी फ्लो कर रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी हो गई है, इसको परकोलेशन का नाम भी देते हैं। ये पानी जब नीचे चला जाएगा, अब ये पानी जो नीचे जा रहा है, लफ्ज़ है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटी, ज़मीन की जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो उसको नीचे खींच नहीं होती है। जो ज़मीन की सरफेस पे रन ऑफ होता है, जो पानी बह रहा होता है, वो स्लोप की वजह से होता है। चूँकि आप नोट किया हो, किसी भी इलाके में आप जाएँ, तो इलाके ढलवान होते हैं। अगर आपको मौका मिले कभी ट्रैवल करने का, अगर आप जीटी रोड पे गुजरांवाला से गुजरात की तरफ जा रहे हों, आगे जेहलम की तरफ, तो आप खुद नोट करेंगे, आपको सराय आलमगीर से पहले महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ज़मीन ऊपर की तरफ राइज़ कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी इलाके में अगर बारिश हो तो आप नोट करेंगे वहाँ से पानी हमेशा एक ख़ास सिमत में फ़्लो करेगा, और वो उसकी कुदरती ढलवान होती है, स्लोप होती है, जिस तरफ को पानी फ़्लो कर रहा होता है। वो रन ऑफ वाटर हो गया, जो ज़मीन की सरफेस से फ़्लो हो गया, वो रन ऑफ है। कुछ पानी हीट की वजह से उड़ जाएगा, वो इवेपोरेट हो गया। और कुछ पानी नीचे, आम तौर पर अगर आपने, ये तो चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रूटीन में हम, आपने देखा होगा जैसे आप गमले में पानी दे रहे हैं या किसान खेतों में पानी लगाते हैं। पानी हमारे यहाँ चूँकि लिमिटेड पानी अवेलेबल होता है, पानी लगाने के बाद आफ्टर 24 आवर्स, अगर बारिश ज़्यादा नहीं है और सिर्फ आपने पानी वैसे लगाया है, तो 24 आवर्स के अंदर जिस पानी ने फ्लो होना था वो फ्लो हो चुका होगा, और जिसने नीचे जाना था वो चला जाएगा। जो बाकी पानी बचेगा वो वाला पानी है जो पौधों को अवेलेबल होगा या जो ज़मीन में पाया जाता है। लेकिन अब इसमें चूँकि टेक्निकल टर्म बहुत सारी हैं, मैं उनमें से सिर्फ वो टर्म्स जिनकी हमें ज़रूरत है उसका ज़िक्र करूँगा। सबसे अहम जो हमारे लिहाज से है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि वो, अगर बहुत हद तक बारिश ना हुई हो या आपने मिट्टी में पानी ना डाला हो, मिट्टी खुश्क हो जाएगी और एक स्टेज आएगी कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे। जब पौधे मुरझा रहे हों उसको विल्टिंग कहते हैं, और उस वक्त जो मिट्टी में पानी है, जो कि ज़ाहिर बहुत कम मिकदार में होता है, उसको विल्टिंग के हवाले से, और अगर ऐसा हो जाए कि पौधे मुश्किल तौर पर मुरझा जाएं, तो इट इज़ कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज।
अगर मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो, पानी अवेलेबल ना हो और पौधे मुरझाना शुरू हो जाएं, तो दैट इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। और ऐसी कंडीशन। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर वो जो बारिश का पानी खड़ा हो गया वो बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए या नहीं होता? डिपेंड करता है कि समझ। वो खड़ा कहाँ पे हुआ है। अगर तो वो डिपेंड करते हुए कि जो पानी है वो किस जगह पे। फर्ज कीजिए, सपोज, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, अभी अब से 1-2 महीने पहले तक गंदम अवेलेबल थी और हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। अगर आपका खेत बंद हो, उसमें से पानी का फ्लो प्रॉपर ना हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, पानी खड़ा हो जाए, जब गंदम तैयार हो, तो वो इंतहाई खतरनाक साबित होगा। उसके मुकाबले में अगर चावल का खेत है, चावल ग्रो हो रहे हैं, अर्ली स्टेज में है, उसमें पानी खड़ा हो गया तो वो चावल के लिए मुफीद होगा, क्योंकि चावल एक्सेप्शन है, जिसको पानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जिस पौधे को पानी नहीं चाहिए उसके लिए वो ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे और फसल पे, कौन सी फसल है। लेकिन इन जनरल जो ज़्यादा देर पानी का खड़ा होना है वो नुकसानदेह हो सकता है ज़्यादातर इलाकों में। लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं होता, सिर्फ कहीं कहीं हो सकता है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और पानी का फ्लो कम हो, सिर्फ वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। जी, ओके सर। परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज, चूँकि इसका ताल्लुक ड्राई इलाकों से, खुश्क इलाकों से, मैंने सबसे पहले इसका जिक्र कर दिया। अच्छा, अब इरम ने ही सवाल पूछा था, इसने पूछा था वेटिंग नॉन वेटिंग फिट, और मैंने उसका जवाब दिया था और साथ कैपिलरी एक्शन का जिक्र किया था। मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में बारीक स्पेसेस होते हैं। ये स्पेसेस दे आर जस्ट लाइक कैपिलरी स्पेसेस। अगर ये कैपिलरी जैसी नहीं है, लेकिन उनका एक्शन वही है जो कैपिलरी का होता है। इन स्पेसेस में जो पानी मौजूद होता है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। और ये कैपिलरी वाटर सबसे इम्पोर्टेंट वाटर है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में जो छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, बिल्कुल छोटी स्पेसेस, बारीक स्पेसेस, वो दे एक्ट एज कैपिलरी स्पेसेस। उसके अंदर जो पानी मौजूद होता है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। और प्लांट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर यही कैपिलरी वाटर होता है, जिसको प्लांट बड़े आराम के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक पानी, वो पानी जो जमीन, जब बहुत ज़्यादा पानी हो और वो नीचे जा रहा तो वो ग्रेविटेशनल वाटर है, और वो तकरीबन 24 घंटे में और मैक्सिमम 48 घंटे में ग्रेविटी पानी को नीचे खींच लेती है। और उसके बाद कैपिलरी वाटर रहेगा। अब अगली जो कैटेगरी है, याद रखिए कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, आपके सिल्ट, सैंड, इनसे वाकिफ हैं। मिट्टी के बहुत से पार्टिकल्स के गिर्द बारीक फिल्म की शक्ल में पानी मौजूद होता है। इसका टेक्निकल नेम है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आपने हाइग्रोस्कोपिक का लफ्ज़, जो कि आप सब लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपने लफ्ज़ केमिस्ट्री में आई एम श्योर पढ़ा हुआ है और आप समझते होंगे हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। जी, को बताना चाहेगा क्लास में से? हाइग्रोस्कोपिक का लफ्ज़ केमिस्ट्री का आम सा लफ्ज़ है। बहरहाल किसी ने जवाब नहीं दिया। जी, मिट्टी के पार्टिकल्स के बाहर एक थिन फिल्म की शक्ल में पानी मौजूद है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। इस पानी को भी पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक बार फिर वही मसला कि आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। मिट्टी के अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, आपने केमिस्ट्री की बुक्स में लफ्ज़ पढ़ा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपने डेफिनेटली पढ़ी हुई है। कॉमन नेम है पोटाश एलम, आम ज़बान में फर्टिलिटी कहते हैं, बहुत मशहूर केमिकल है और आपने नाम जरूर सुना होगा, मे बी कुछ लोगों ने देखे भी हो। जी, समझते हैं फर्टिलिटी क्या होती है? और वो जो एक मैंने मशवरा दिया था जंदलीब को, वो मैं दोबारा याद आ गया मुझे, कि पानी में अगर नमक और नमक की बजाय अगर फटकरी डाली जाए तो उसके कारगर ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। और अगर आप एक और नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी बहुत आसान भी है। अगर न्याज़बो अवेलेबल हो, न्याज़बो के पत्तों को पानी में डाल के उनसे गार्गल करें तो वो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए। ये याद रखिए कि बॉटनी का ताल्लुक हर्बल मेडिसिन के साथ भी होता है, और ये चीज़ मैंने रिलेटेड आपको बता दिया आपके साथ। जी, केमिकली कंबाइंड वाटर, मैंने पोटाशियम का नाम लिया। आई एम श्योर आपको अगर उसका ये फार्मूला याद है, उसमें पानी के बहुत से मालिक्यूल अटैच होते हैं पोटाशियम यानी फैक्ट्री में, और तो बहुत सी टाइप्स के एलम्स आपने पढ़ी हैं उन सब में। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में भी पानी का मालिक्यूल अटैच होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर डिसोसिएशन। और ये पानी जो वाटर डिसोसिएशन है, इट इज़ नॉट अवेलेबल
पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब छोटा सा पॉइंट दोबारा कि जी फर्ज की बारिश हुई, आपने खेत में पानी दिया, अगर आपने पानी दिया है फिर तो रनिंग तो नहीं होगी, वो ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटी कुछ पानी को नीचे ले जाएगी अगर पानी ज्यादा था। जब वो पानी चला गया, जो बाकी पानी बचा है उसको फील्ड कैपेसिटी का नाम देते हैं। फील्ड कैपेसिटी में उसका कुछ हिस्सा जो कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक है, इसमें से पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो केमिकली कंबाइंड है वो तो परमानेंट है, वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। ये था जी पानी के मुख्तलिफ टाइप्स और कौन सा पानी अवेलेबल है कौन सा नहीं। ये भी याद रखिए कि मुख्तलिफ पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। वो पौधे जो ड्राई जगहों पे रहते हैं उनको कम पानी चाहिए होता है, और जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा मकदार में रिक्वायर्ड होता है। मीजोफाइट्स भी वेरी करते हैं, मुख्तलिफ पौधों की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। हमारा एक हिस्सा एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो बच्चे आपने रिमूव किए थे तो वो दोबारा ज्वाइन होना चाहते हैं, उन्हें सर परमिशन दे, वो उनका नाम गलत था इसलिए। जी, वो मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई भी बच्चा, वो कौन से वाले बच्चे हैं? सर आपने वो गलती से उसने अपनी बहन का नाम लिख लिया था, आप वो दोबारा उसने अपना नाम लिख लिया, आईडी अपनी बना ली, तो वो नहीं, ज्वाइन करना चाह रही तो आप। इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं है, क्योंकि वो अगर आएंगे तो मैं फिर ही ज्वाइन कर सकूंगा ना उनको। इस वक्त मेरे ठीक है पास वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है, मेरे पास वेटिंग वो लिस्ट में सर कोई। ज्वाइन करना चाहती है, आप उसे ऑलरेडी ना रिमूव कर चुके हैं इसलिए वो ज्वाइन नहीं होगी। हाँ, तो ये ग्रुप किसने बनाया हुआ आप लोगों का, ये वाला? जी आशा याकूब, ये तो नहीं थी? कशिफुल्लाह सर। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा था, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि आपने अपने नाम के साथ और रोल के साथ ज्वाइन करना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम पैदा होती है, इसलिए किसी को भी अननोन नेम से आने की इजाज़त नहीं है। ये मैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, और आपके ग्रुप को जो मैनेज कर रहा है उसको कहें कि वो उसको दोबारा ग्रुप में शामिल कर दें। एक ग्रुप आपने बनाया था, ठीक है सर। ग्रुप जी आपने सर। बनाया हो ना, उनको पहले इन्फॉर्म कर दें कि अपने नाम और रोल नंबर के साथ आना है, आइंदा किसी ने भी ऐसे नहीं आना है विदाउट नेम और। ठीक है सर, ओके। जी, उनको आप दोबारा ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है सर, मेहरबानी। जी, बात तो चल रही थी जी। हाँ, मेरे ख्याल में सॉइल वाटर के लिहाज से मैंने छोटी बहुत सारी चीज़ें थी वो बेसिक बता दी हैं, जिनकी फर्दर डिटेल्स आगे इकोलॉजी के अंदर आएगी। ये मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था कि हम बेसिकली सिर्फ रूट्स के रेफरेंस से स्टडी करेंगे, अगरचे कुछ पौधे अदर सरफेस से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारी जो डिटेल सारी की सारी रूट के रेफरेंस से। अब रूट और रूट का स्ट्रक्चर ये आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको सुनते ही याद आ जाएगा। अगर हम एक रूट की डायग्राम देखें जो आपको इंटर लाइन पे थी आपकी बुक में, उसमें जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, और उसके पीछे रूट हेयर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये डायग्राम आपने लोअर क्लास पे देखी हुई है। रूट की जगह रूट कैप भी होती है, उससे भी आप वाकिफ हैं। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मैंने कल राई का प्लांट डिस्कस किया था कि नहीं? ये किस क्लास में डिस्कस हुआ है? राई का प्लांट आपकी क्लास में डिस्कस हुआ है कभी कि नहीं हुआ अभी तक? जी सर, कल किया था। जी ठीक है। कल ये बात हो चुकी है कि पौधे की रूट्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ब्रांचेस जो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा रूट हेयर्स होते हैं, और जो सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक तो छोटी ब्रांचेस प्लस रूट हेयर्स के बहुत ज़्यादा होने से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट या अहम फैक्टर है। ये भी याद रखिए, जो रूट हेयर्स होते हैं, आपको एनाटॉमी की किसी बुक से, या मे बी आपकी बुक में, डिपेंड करता है आपकी बुक कौन सी है, स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा हो, गौर कीजिएगा कि जो रूट एपिडर्मिस है, मेरे ख्याल में मैंने शायद कल भी बयान किया था, उसके लिए अदर नेम्स भी हैं, राइजोडर्मिस और एपिबिलियम वगैरह। रूट एपिडर्मिस सेल से मॉडिफाई होके रूट हेयर्स बनाते हैं। रूट हेयर को सेपरेट चीज नहीं है, दे आर एपिडर्मल सेल्स जो कि एपिडर्मिस में मौजूद हैं, और उनकी एक्सटेंशन बाहर को निकली होती है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और वो ज़ाहिर के बहुत इफेक्टिव हैं पानी को जज़ब करने के लिहाज से। इनकी बहुत ख़ास खासियत और बहुत ज़्यादा अहमियत रूट हेयर्स की, वाटर को एब्जॉर्ब करने के हवाले से। अच्छा, अब इसमें मजीद फिर कुछ पॉइंट्स आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं ये वाले। आप लोग किसी और सेमेस्टर में, बल्कि ये तो मेरे ख्याल में आप थर्ड सेमेस्टर में भी जिक्र मौजूद था, सेल वॉल अपनी स्टडी की हुई है। सेल वॉल में बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें सेलुलोज का नाम भी आपको याद है, और पेक्टिन या पेक्टिस सब्सटेंसेस, कैल्शियम पेक्टेट। आई एम श्योर आप इन सब नामों से वाकिफ हैं, भूले नहीं होंगे अब तक आप।
ये सब चीजें। हाँ, एक और लफ्ज ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप इन नामों से वाकिफ हैं, और हाइग्रोस्कोपिक का नाम भी इस्तेमाल हो चुका हुआ है। सेलुलोज की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं कॉमन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके दरवाजे लकड़ी के हों, बरसात के मौसम में वो दरवाजे जो खासतौर पर जो बाहर की तरफ जिधर बारिश का असर ज़्यादा होता है, और अगर बारिश ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, तो घर के अंदर के दरवाजे भी बाज़ का बंद होने से इनकार कर देते हैं, चूँकि दरवाजे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। सेलुलोज, चूँकि लकड़ी सेलुलोज है, सेलुलोज जब वाटर को ऑब्जॉर्व करता है तो थोड़ा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। चूँकि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज भी है, कैल्शियम पेक्टेट भी मौजूद है, ये चीज़ें बड़े आराम के साथ पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से पानी एब्जॉर्ब होके आगे रूट्स और रूट्स के अंदर से पौधे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो कि अभी आगे डिस्कस होगा। पहला फैक्टर हो गया जी कि इसकी कंपोजिशन जो कि इफेक्टिव है हाइड्रोफिलिक होने की वजह से पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। हमारा दूसरा पॉइंट है, ये तो मैंने सिर्फ एपिडर्मल सेल का जिक्र किया। पौधे के अंदर सारे के सारे सेल्स, उनकी सेल वॉल में सारे सेलुलोज तो मौजूद होता है एक जगह। ये जिक्र भी पीछे कहीं पे जिक्र हो चुका हुआ है, और सेमेस्टर 3 में आई एम नॉट श्योर, बहर एंडोडर्मिस का लफ्ज़ मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पे आया हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों ने एंडोडर्मिस स्टडी की हुई है, ऐसा ही है कि नहीं? सेमेस्टर 2 तो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन सेमेस्टर 2 में भी एंडोडर्मिस मौजूद थी, 2 में भी, 1 में भी। जो स्किल के हवाले से को बताएगा जी, याद है, भूल चुकी है एंडोडर्मिस क्या होती है? रोहन सर? स्टील के बाहर वाली जो लेयर होती है, जाइलम फ्लोएम से बाहर वाली, जाइलम फ्लोएम आउटर स्टील लेयर। के बाहर, जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब तकरीबन ठीक है। बहर इसके जी दो सर। तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एक तरीका ये है, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, और इसके जस्ट अंदर जो कुछ है वो स्टील है, यानी वो लेयर जो स्टील के बाहर की तरफ है। और मे बी कुछ ये ना कह दें जी, बस ये टॉपिक अब मेहनत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़े हुए पहले से। पिथ, जाइलम, फ्लोएम, और यहाँ पर मौजूद जो अदर पेरेंट नॉर्मल सेल्स हैं, उन सब के बाहर जो लेयर मौजूद है जो कि वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है, वो एंडोडर्मिस। अच्छा, अब मुझे कुछ लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे, और आपने बताना है कि ये पहले एक्सप्लेन हुए हैं कि नहीं, और मुझे खुद याद नहीं है कि ये मैंने पहले बयान किए थे कि नहीं किए थे, कल परसों। लफ्ज़ है जी, पहला लफ्ज़ है रेडियल वॉल्स, और दूसरा लफ्ज़ है टेंजेंशियल वॉल्स, आउटर टेंजेंशियल वॉल और इनर टेंजेंशियल वॉल्स। क्या आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं पहले से कि नहीं? एनीवन? जी, मोहन सर? सर पढ़ा हुआ है हमने ये उसके रूट के स्ट्रक्चर में, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद कि क्या पढ़ा था। वर्डिंग नहीं, इसका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक पड़ी हुई है, बुक को अपने हाथ में पकड़ लें, कोई बुक अगर मौजूद है उसको अपने हाथ में पकड़ें, उसको ऐसे पकड़ें कि जिस तरफ बाइंडिंग होती है वो एक हाथ में, फर्ज की लेफ्ट हैंड की तरफ वो बाइंडिंग है, जहाँ से बुक ऊपर होती है उसको राइट हैंड में कर लें। यूँ पकड़ें कि बुक का एक सिर आपकी तरफ है और एक आपसे दूर चला गया, और दो राइट हैंड दो हाथों में आपने पकड़ लिया। अक्सर बेशतर बुक्स के ऊपर जो जिल्द होती है उसके ऊपर मोमी कागज लगा होता है, जो मैंने लफ्ज़ बोला है आप इस तरफ से वाकिफ हैं पहले से। मोमी कागज वो चिकनास होता है अगर बुक अच्छी क्वालिटी की है। अब ये फर्ज कर लें कि आपने इस बुक को पकड़ा, ये बुक नहीं है बल्कि ये सेल है, और ये सेल एंडोडर्मिस का सेल, ये सेल एंडोडर्मिस का सेल है। अब ये भी फर्ज कर लें कि आप अपने आप को जाइलम फर्ज कर लें या स्टील समझ लें कि आप पौधे की रूट में जाइलम का एक सेल है, और जो आपने वो बुक पकड़ी है वो असल में एक एंडोडर्मिस का सेल है। अब वो दीवार यानी वो साइड जो बुक की आपकी तरफ है, छोटी सी साइड जो बुक की बॉटम कहलाएगी, वो इनर टेंजेंशियल वाल है, और वो साइड जो आपसे दूर है बाहर की साइड पे है वो आउटर टेंजेंशियल वाल है। और जिन चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, दाएं बाएं हाथों से, राइट और लेफ्ट साइड से ऊपर नीचे, ये जो चार दीवारें हैं ये चारों रेडियल, जैसे मैंने कहा था बुक को ऐसे पकड़ना है राइट लेफ्ट हैंड से, और जेल वाली साइड और जहाँ से ओपन होती है वहां से, जिन
सरफेस को आपने पकड़ लिया है वो सारी रेडियल वॉल्स हैं, और जो आपकी तरफ और आपसे दूर हैं वो टेंजेंशियल वॉल्स। अब अगला पॉइंट चेक कीजिए, बुक को सामने रखते हुए कि मैंने भी कहा था कि बुक की जो जिल्द होती है वो मोमी सा कागज होता है। अब ये भी फर्ज कर रहे हैं, ये फर्ज करना पड़ेगा कि बुक की वो साइड जो ओपन होती है वहां पे कागज नहीं लगा होता, वहां भी वही लगा हुआ है, और जिसको मैंने मोमी कागज का है, अब उसको आप सेल वॉल समझे। इस सेल वॉल के सेंट्रल रीजन में, ये में तो सारी जगह पे होता है, लेकिन एंडोडर्मल सेल के तकरीबन सेंटर में करके या ज्यादा जगह पे भी हो सकता है, स्पेसिफिक वैक्सी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं, विच मे बी सोवरेन और विच में भी वैक्स और क्यूटिन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिंपली वैक्स कह लीजिए, वैक्सी सब्सटेंस कह लीजिए। अब सेल वॉल सेलों से बनी हुई है, उसके दरमियान में अगर वैक्स आ गई है, क्योंकि थोड़ी पहले हम बात कर चुके कि जो सेल वॉल है सेलों की बनी हुई, वो पानी को ऑब्जॉर्व कर सकती है, उसमें से पानी फ्लो हो सकता है, गुजर सकता है, लेकिन अगर उसके दरमियान में वैक्स या मोम आ जाए तो फिर उस मोम में से पानी आगे नहीं जा सकता है। आई एम श्योर आप लोगों ने लोअर क्लास लेवल पे या किसी और जगह पे डेफिनेटली पढ़ा होगा, पाथवे ऑफ वाटर, 2-3 लफ्ज थे उसमें, वैक्यूलर पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, ये टेक्निकल नेम्स हैं। मैं टेक्निकल नेम को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये बता दिया देता हूँ कि सेल वॉल में से पानी फ्लो हो रहा होता है सेलोस, लेकिन एंडोडर्मिस के सेल जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद है, ये जो वैक्स होती है उसको टेक्निकली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, पानी को आगे नहीं जाने देती। आसान ज़बान में ये कह लीजिए, एंडोडर्मिस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकती है, और पानी सिर्फ इसकी टेंजेंशियल वॉल से एंटर होगा, सेल में जाएगा, और फिर इनर टेंशन वॉल से होके अंदर पेरेंट गामा सेल्स और फिर जाइलम के अंदर चला जाएगा। ये है जी एंडोडर्मिस के सेल्स जो खास तरीके से पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और उसकी रीजन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैक्स का मौजूद होना है इनकी रेडियल वॉल्स के अंदर। मैंने एंडोडर्मिस और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टॉपिक था। और पेरेंट गामा सेल को छोड़ते हुए एंडोडर्मिस से अंदर जब जाएंगे तो आगे जाइलम के सेल्स होंगे। डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे कि आपने कहीं पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 या 2 में, कुछ में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो सकता है और कुछ में मेटाजाइलम, तो एक अलग मसला है, लेकिन पर हमने स्ट्रक्चर की हद तक बेसिक चीज़ों का जिक्र कर लिया। हमारा टाइम चूँकि थोड़ा सा ही है, आज सिर्फ मैं आगे इतना जिक्र करूँगा कि पहले भी बात हो चुकी कि जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं कि एक चीज़ कैसे रिसर्च कैसे हुई, क्या चीज़ पहले डिस्कवर हुई, फिर क्या डिस्कवर हुआ, फिर क्या हुआ, उस तरह से कंसेप्ट प्रॉपर हो जाते हैं। अगर सिर्फ लेटेस्ट कंसेप्ट दे दें, हम बाकी चीज़ें ना दी जाएं, तो बच्चों के जहन में कैसा होता है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं करते। यही वजह है कि मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें क्लासिकल कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन किए थे और फिर मैं वाटर पोटेंशियल की तरफ आया था। बिल्कुल यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरह की थियरीज, जो पुरानी थियरीज हैं उनका जिक्र भी होगा, जो लेटेस्ट थियरीज हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की उनको डिस्कस किया जाएगा, और सब चीज़ें आगे चलेंगी। पर पानी के एब्जॉर्प्शन के हवाले से, रूट्स जो पानी को एब्जॉर्ब करते जो मैकेनिज्म है, उसमें दो तरह की थियरीज है। एक थियरी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाली, और दूसरी थियरी है पैसिव एब्जॉर्प्शन वाली। आप जो कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट से पहले से वाकिफ हैं, अगर एनर्जी खर्च हो रही हो और मूवमेंट हो पानी की, तो ये एब्जॉर्प्शन हो, तो वो कहलाएगी एक्टिव थियरी या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और अगर एनर्जी खर्च किए बगैर पानी एब्जॉर्ब किया जा रहा हो उससे, तो फिर वो कहलाएगी पैसिव एब्जॉर्प्शन थियरीज। ये चूँकि बहुत सी हैं, इसमें से सारे कुछ क्लासिकल हैं और कुछ जो है वो लेटेस्ट होंगी, उसको हम वन बाय लेकर आगे चलेंगे। और टेक्निकली ये सबसे अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन का, यहाँ से हम लोग चूँकि बैकग्राउंड वाले थे, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यही बनेगा जो एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन वाले क्वेश्चन और उसकी थियरीज हों। जी, चूँकि टाइम है जी, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, और इसलिए मैं अभी नेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा इतने कम टाइम के अंदर, उसको हम कल तक के लिए भी करते हैं। जी, क्लास की तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनकी इम्बाइबिंग कैपेसिटी स्टार्च और सेलुलोज से ज्यादा क्यों होती है? प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, छोटे होते हैं,
कोलोइडल डायमेंशंस के हैं, सरफेस एरिया, रिलेटिव सरफेस एरिया ज़्यादा है। एक तो ये वजूहत है इसकी, और दूसरा ये है कि हर चीज़ की अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो कितना पानी अब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर सकती है। वो नेचर पे बेस करता है, हर चीज़ की नेचर मुख्तलिफ है। मसलन चिकनी मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी को जज़ब कर सकती है और सैंड पानी को जज़ब नहीं कर सकती। हालांकि दोनों मिट्टी के ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मौजूद है। और ये शायद बात आपको याद भी हो, मैंने शायद कहीं डिस्कस किया होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों पूछते हैं वाई। साइंस अभी वाई की बजाय वट पे खड़ी हुई है। ये वट जी सर, खेतों की वट मुझे नहीं। पता है, इसलिए पहले मैंने नहीं पूछा था। जी, उसकी रीज़न सॉरी। जी, हर चीज़ की रीज़न नोन नहीं होती है। चीज़ों की रीज़न को मालूम करने के लिए बहुत सी रिसर्च चाहिए होती है, और ज़ाहिर है कि ये इतना आसान काम नहीं होता। ये तो वही कोरोना वाली बात आ जाएगी ना कि कोरोना क्यों फैला है, कैसे फैला है, इसको कैसे कंट्रोल करें और लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैंने कल ही नोट किया था कि लोग बिल्कुल तमाम एहतियाती तदाबीर को भूल के पागलों की तरह से बाज़ारों का रुख कर चुके हुए हैं, और बहुत ही बुरी कंडीशन है इस वक्त जो नज़र आ रही है। हालांकि उनको पता चाहिए कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, किसी ने उनको क्यों नहीं बताया, या वो क्यों एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं कर रहे, क्यों बड़े खतरनाक चीज़ है। जी, एनी मोर क्वेश्चन जी, और कोई सवाल? जी, आज बिशरा ने कोई सवाल नहीं पूछा है, और हिना मुझे नजर नहीं आई है। हिना गायब है शायद। क्लासेस ऑनलाइन है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसे ही अवेलेबल हूँ जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ। जी, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, आपका राइट है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अपने सवालों का जवाब दूँ। लेकिन ज़रूरी होता है कि आप चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी क्लास में तो 3-4 बच्चों के अलावा बाकी सब अपने मोबाइल को ऑन करके सो जाते हैं। ये सिर्फ 3 या 4 बच्चे हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो सब मुझे लग रहा है सो रहे होते हैं। प्रैक्टिकल की नोटबुक्स भी ले लीजिए, चूँकि मार्केट में शॉप्स खुली हैं, आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं।